हाँ भाई बच्चों, आज ये आपका टॉपिक 2 है। सॉल्यूशन चैप्टर का सैम्पल पेपर मुझे कराना था, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कराने हैं। तो आज आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वो सिर्फ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर होंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अगर कोई बच्चा नया है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना टाइम बचाए, कुछ और देख ले, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब तक आप जानोगे नहीं तब तक ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद फिर यहाँ पर आएँ, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, ओके। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है कि आप जितना सोल्यूट मिलाओगे। सोल्यूट क्या होता है? जिसको डिज़ोल्व किया जा रहा हो। आप जितना सोल्यूट मिलाओगे उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। चीनी मिलाओगे पानी में तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। चीनी मिलाओगे पानी में, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं दिखाता हूँ डेल्टा टी बी से। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी होती है उसका पूरा फॉर्मूला ये है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये है पूरी मोलैलिटी। डेल्टा टी बी होता है टी एस माइनस टी। सोल्यूशन जब आपने शुगर मिला दी, शुगर के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल होता है क्या? नॉन वोलेटाइल होता है जो सोल्यूशन जो इवेपोरेट नहीं होता। शुगर, सॉल्ट, बहुत सारे। और ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, ये मोलैलिटी है। ठीक है, टी एफ माइनस टी एस ये है सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का। शुगर मिलाने से पहले, शुगर मिलाने के बाद, शुगर मिलाने के बाद, शुगर मिलाने से पहले, यानी ये प्योर का। क्लियर हो गया? ये आपका पाई है। पाई इज इक्वल टू, ये होता है ओस्मोटिक प्रेशर, डब्ल्यू बाई एम इंटू वी आर टी। ये भी एक फॉर्मूला है, ये ओस्मोटिक प्रेशर का है। और ये है रिलेटिव ओस्मोटिक प्रेशर। क्या है, क्या बीमारी है, इसकी भी मैंने अलग से यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है, आप लोग देख सकते हो। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला आता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ये पूरा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। ये नहीं है, ये है पी नोट वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का, पी एस वेपर प्रेशर प्योर, सॉरी वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, शुगर मिलाने से पहले, शुगर मिलाने के बाद। और ये क्या है? ये सिर्फ शुगर मिलाने से पहले है। ठीक है, यानी प्योर का है। तो देखो, मैं जब भी कुछ बात कर रहा हूँ, शुगर मिलाने की बात कर रहा हूँ, यानी इसमें भी शुगर मिलाई, इसमें भी शुगर मिलाई, इसके अंदर भी शुगर मिलाई, इसके अंदर भी शुगर मिलाई। ये भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है शुगर मिलाने पर अफेक्ट होता है। इसका मामला जो है चेंज हो जाता है, इसकी वैल्यू अलग आती है अगर आप इसके अंदर शुगर मिला दोगे। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो इवेपोरेट नहीं होते। तो इन चारों का रिलेशन इस चीज़ से है कि आपने शुगर कितनी मिलाई, और शुगर क्या होती है? सोल्यूट। सोल्यूट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल देखी गई। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, वरना रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इसी के इक्वल होता है, और यही रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी है। बट मैं इसको इसके इक्वल क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल देखे हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये अकेला रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसको इक्वल रख देना अगर फॉर्मूला आएगा यूज़ होने के लिए। वैसे न्यूमेरिकल आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। ये रॉल्स लॉ भी है। रॉल्स लॉ बताता है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये जो इससे पहले वीडियो बनाई थी टॉपिक फर्स्ट पर, उसमें भी रॉल्स लॉ था, लेकिन अलग अलग फॉर्म है। उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका हेनरी लॉ है, पी इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। हाँ, एक बात और, मोल फ्रैक्शन जानना हो, मोलैलिटी जाननी हो, इसके लिए आप मेरी वीडियो देखिए जिसको मैंने बना रखा है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, इसकी अलग से वीडियो पड़ी हुई है, उसको देखकर आप वापस इस वीडियो में आ सकते हैं। ठीक है, बस आपसे एक गुजारिश है कि ये बात याद रखना, शुगर के अलावा मेरे पास और भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हैं, जैसे 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 सॉल्ट, NaCl। जब आप NaCl यूज़ करते हो तो क्या होता है? ये पानी में डलते ही बेचारा डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ऐसे सोल्यूट भी मिले जो पानी में डलने के बाद घुल जाते हैं, और ऐसे सोल्यूट भी मिले जो, देखो इसका ये जो केस है ये है डिसोसिएशन का।
और ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डलने के बाद वो डिसोशिएट नहीं होते, सॉरी वाटर में नहीं, बेंजीन में है इसका केस जो पढ़ा रहा हूँ, डिसोशिएट नहीं, एसोशिएट, कि इस जैसे मैंने दो लिए और इन्होंने आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया, डाइमर। डाइमर मतलब इस जैसे कितने थे, दो, CH3COH CH3COH, एक ये मोनोमर मोनोमर, दोनों मिलकर क्या बन गया, डाइमर। और अगर ये बहुत सारे होते, पॉलीमर। लेकिन मैंने यहाँ दो ही लिए, तो इन दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन किया और एक डाइमर बना लिया। और जो आपकी शुगर होती है या ग्लूकोज C6H12O6, ये बेचारी वाटर में जाने के बाद ऐसी रहती है, C6H12O6, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, बट यहाँ एसोसिएशन होगा और ऊपर क्या होगा, डिसोसिएशन, टूटना, एसोसिएशन, जुड़ना। शुगर के केस में ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा मेरे भाई, याद रखना आपको इन वर्ड से अलर्ट रहना है। अगर आपको डिसोसिएशन एसोसिएशन मिल गया तो आपके फॉर्मूले थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ आप लोग आई से मल्टीप्लाई कर देना, जो होता है वांट ऑफ फैक्टर, आई से मल्टीप्लाई कर देना अगर क्वेश्चन में एसोसिएशन डिसोसिएशन दिखता है तो। और वांट ऑफ फैक्टर क्या है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देखना। तो यहाँ हर ये चार की चार क्या थी, सोल्यूट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ थी। ये सोल्यूट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले थे, इनमें आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में वर्ड आ रहा हो एसोसिएशन डिसोसिएशन का, ठीक है। वरना अगर ये वर्ड नहीं है तो एज इट इज़ फॉर्मूला यूज़ होगा, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी जाएगी। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको दिखा दूँ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है जो वाटर में डलने के बाद अपने आयंस में टूट जाता हो, डिसोशिएट हो जाता हो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूटता, जैसे शुगर। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल नमक, NaCl। तो मैंने कितना सोल्यूशन तैयार किया उसका, 0.2 मोलल, यानी जिसकी मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलल मोलैलिटी, मोलर मोलैरिटी। तो यहाँ पर मोलैलिटी दी हुई है, ऐसे सोल्यूशन जिस सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, 0.2। तो मैंने जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डाला हुआ है उसकी मोलैलिटी सोल्यूशन की कितनी है, 0.2। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, सोल्यूशन का। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है ये मोलैलिटी का है, इसमें ना W ढूंढना ना M ढूंढना ना कैपिटल W, ये पूरा फॉर्मूला मोलैलिटी का है। यानी इस पूरे की वैल्यू दे दी उसने कितनी, 0.2। आपको यहाँ 0.2 रखना है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये यूज़ होगा ये वाला, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे है ना क्वेश्चन। तो इस पूरे की जगह रखना आपको 0.2, और KF की वैल्यू उसने दी है 1.86। तो आप यहाँ क्या करोगे, 1.86 मल्टीप्लाई कर देना किसकी, 0.2 के साथ। आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा TF, और डेल्टा TF को इक्वल रख देना किसके, डेल्टा TF इज इक्वल टू T माइनस TS। यह है सोल्यूशन का जब आपने शुगर डाल दी, और यह है सॉल्वेंट जब आपने शुगर नहीं डाली थी। और सॉल्वेंट कौन है इसके अंदर, वाटर, आपको दिख रहा ना ये इन वाटर। तो यानी जब आपने वाटर में डाल दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट और सोल्यूशन बना दे 0.2 मोलर, तो ये तो बच्चों को मालूम है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस TS आपको पता नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा TF आपका जो निकल के आएगा ऊपर से, समझ गए ना। तो डेल्टा TS को इधर ले आना और उसको इधर ले आना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इसके अंदर से आंसर कौन सा है आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा -0.32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस आपको 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रखना पड़ेगा इसके अंदर। ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा वाटर का, ये आपको फाइंड करना है, और डेल्टा TF और पूरी मोलैलिटी की वैल्यू दी हुई है। अब आपके पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट। ये जो KB होता है ना, यही होता है एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यही KB होता है। इसको डिफाइन करना है, क्योंकि वो पूछ रहा है एक्सप्लेन, इसको डिफाइन करो। देखो नीचे भी लिखा हुआ है डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये बहुत बार आ चुका। तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मोलैलिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल W, मोल पर KG ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी चीज़ के मोल जो 1 KG में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या होता है,
बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप सोल्यूट को 1 मोल ले लें और 1 केजी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दें, तो आपका के बी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा टी बी के। तो के बी इज़ इक्वल टू डेल्टा टी बी, के बी इज़ इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ़ 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। ये इसका आंसर हो गया। यानी के बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी डिजोल्व 1 mole of solute in 1 kg of solvent। ये के बी को मैंने डिफाइन कर दिया। मुझे नहीं पता आपके पास क्या आंसर होगा और इस सैम्पल पेपर के अंदर क्या है। मैं अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको आसान लग रही हो वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लें। अब आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसकी मैंने डेफिनेशन अपने वीडियो के अंदर दे रखी है, आप इसको एक्सप्लेन कर देना वीडियो को देखकर, यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ओस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करना है, इसकी वीडियो मैंने उसमें अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, उसको देख लेना। व्हाट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन हैं, अगर दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर सेम आ रहा हो तो उन दोनों को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। जैसे वो पढ़ रखे ना आपने आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, तो इसी तरह आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं। द सोल्यूशन solutions whose osmotic pressure is found same are known as isotonic solution। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्लेस द ब्लड सेल इन वाटर यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन, गिव रीजन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो। तो अगर मैं ब्लड सेल को ऐसे सोल्यूशन में रख दूंगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है और ब्लड सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बट ब्लड सेल थोड़ी सी पैक्ड होती हैं किसी एक लेयर से, उस लेयर को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आप जिस सोल्यूशन में रखोगे वो सोल्यूशन इसके अंदर एंट्री करेगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और ये ब्लड सेल स्वेलअप हो जाएंगी, फूल जाएंगी। इसका आंसर आ गया, है ना। सो इफ़ यू प्लेस द ब्लड सेल इन वाटर, सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ब्लड सेल विल इंक्रीज इन साइज। ठीक है, ओके। स्टेट द कंडीशन फॉर रिवर्स ओस्मोसिस, कब आपको रिवर्स ओस्मोसिस देखने को मिलेगा, जब आप सोल्यूशन पर ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तब आपको रिवर्स ओस्मोसिस देखने को मिलेगा। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरे वीडियो में यूट्यूब चैनल पर जाकर ओस्मोटिक प्रेशर ज़रूर देखें। क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। सोल्यूट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलैलिटी क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कल, इससे पहले जब मैंने टॉपिक 1 पर, या जो टॉपिक आपका पहला था ना उसमें जो वीडियो बनाई थी मोलैलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर है, ये मत करना, ये देखो। एक्सप्लेन why on addition of 1 mole of glucose to 1 liter of water the boiling point of water increases। क्यों 1 मोल ग्लूकोज का डाल देने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। भैया ग्लूकोज है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। देखो मेरी बातें वही समझेगा जो मेरी वीडियो को समझ लिया, जो मैंने पहले डाल रखी है वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसको आप ज़रूर देखें तब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और जो देख चुके या जिनका बेसिक तैयार है उनको तो सिर्फ मुझे आंसर देना है। तो 1 मोल ग्लूकोज का डाल देने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। द एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डिक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज फाउंड इंक्रीज। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रीजेज बिलो 273 केल्विन, एक्सप्लेन द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो बेचारा 273 केल्विन से भी नीचे जाकर फ्रीज हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, अगर केल्विन में लिखोगे तो लिखा जाएगा 273 केल्विन। लेकिन जब इसके अंदर इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाला जाता है NaCl, तो उससे भी कम टेम्परेचर पर फ्रीज़ होता है। यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो रहा है तो वो -5 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है इसलिए हो रहा, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहा ना कि मुझे ये आंसर दो नॉन वोलेटाइल है, मुझे तो मालूम है। वो तो कह रहा है कि डायग्राम बनाओ और तब उसको मतलब एक्सप्लेन करो। ये रहा डायग्राम, ये है टेम्परेचर और ये है वेपर प्रेशर। जब आप सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम करना शुरू करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर सॉल्वेंट सॉलिड बन जाएगा, उसको नोट कर लेना।
कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपने उसका तैयार कर दिया सोल्यूशन, यानी क्या मिला दिया उसके अंदर NaCl। जब आप उसके अंदर NaCl मिला दोगे उसका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसको भी सेम टाइप से ठंडा करो, ठंडा करो, ठंडा करो, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, ठंडा करो, ठंडा करो, ठंडा करो, ठंडा करो, इस टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज हो जाएगा वो। मान लो ये क्या है -5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर इधर से इधर बढ़ रहा था, इधर से इधर घट रहा था। तो ये वाला जब मैंने नोट किया तो 0 डिग्री सेल्सियस था, और जब मैंने सोल्यूशन तैयार कर दिया यानी NaCl डाल दिया तो उसका, समझ गए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये पूरा डायग्राम आपको बुक में बनाना है, उसमें अपने एग्जाम की कॉपी में बनाना है अगर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, it decreases the vapor pressure of solvent and we find a decrease in freezing point of it। क्लियर है? ये आप यही लिखना और ये डायग्राम बनाना। अब क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई नाम दे देगा तो उसको तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना आपको। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ऐसे सोल्यूशन का आपको फ्रीजिंग, सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आपने डिसोल्व कर दिया हो 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन है, मैं फ्रीजिंग पॉइंट का ही फॉर्मूला देखूंगा। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। तो कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, माने मुझसे ये पूछ रहा है। ये पहले भी फिक्स था, अब भी फिक्स रहेगा, ये तो आपको नोट करना ही पड़ेगा। वाटर के केस में ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। TS मुझसे पूछ रहा है, KF की वैल्यू आपको गिवन है 1.86, ये फिक्स रहती है। आप लोग लक्की हुए तो ब्रैकेट में दे देगा, अदरवाइज इसको आपको याद कर लेना ही चाहिए। वाटर के केस में इसकी वैल्यू होती है 1.86। W कितना आपने शुगर मिला, कितना आपने ग्लूकोज मिलाया 60। M ग्लूकोज का मोलर मास यहाँ लिखा गया 180, और कितने ग्राम, कितने किलोग्राम वाटर में 250 ग्राम, यह है किलोग्राम, तो यहाँ 250 लिखकर नीचे 1000 से डिवाइड कर देना, वो ऊपर चला जाएगा। आपको मिलेगी तो सिर्फ किसकी, TS की वैल्यू, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा था सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। पहले तो जो भी वो क्वेश्चन करे पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगी अरेंज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर observed for the same molar concentration of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid। आपको बताना है किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। एक ऑर्डर में अरेंज करना है इन तीनों को, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। यह है स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड की, CH3COH। जब आप इसके H हटा दोगे और Cl लगाओगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अगर आप फ्लोरीन लगा दोगे, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। जो जितना डिसोशिएट होता है, जितना टूटता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम आता है। ये सबसे ज़्यादा डिसोशिएट होता है, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट। ये उससे थोड़ा कम डिसोशिएट होता है, उससे, समझ गए। तो ये बेचारा बहुत कम डिसोशिएट होता है, तो इसका डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तेरा ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि मैं कम डिसोशिएट होता हूँ। ये उसने मुझसे ऑर्डर पूछा था, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी इसका फॉर्मूला ये है, वो मोलर मास ये है, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन बॉयल। फिर से सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है, और बॉइलिंग का नाम सुनते ही आपको सीधा सा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, है ना। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ कहाँ रखी गई हैं? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18, ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180, इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, इसकी जगह 1 रख देना, इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन बॉयल। TS पूछ रहा है, तो T क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो फिक्स्ड है भाई। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये 100, जैसे आप यहाँ 0 रख रहे हैं ना हर बार वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो ये हर बार 100 ही रखा जाएगा। KB की वैल्यू कितनी दी गई है इसके अंदर 0.52, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। इस बार क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, यानी उसका वेट, जितना वजन है। कैसा कंपाउंड? जिसका मोलर मास इतना है, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 ग्राम केल्विन। इस बार मुझसे मास पूछ रहा है, क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट पे। जब भी आपसे फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन करिए, फटाक से आपको क्या करना है, यूज़ करना है फॉर्मूला।
तो ये फिर से मैं फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लेकर आ गया। कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, डब्ल्यू पूछ रहा है, मोलर मास कितना दिया गया है 256, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये आपका सॉल्वेंट हो गया। अब तक आप जितने भी सॉल्वेंट पढ़ते हुए आ रहे थे सब के सब में वाटर था। यहाँ बेंजीन दे दिया, कितनी बेंजीन है 75 ग्राम, तो यहाँ 75 रख दिया ग्राम, बट ये आपका किलोग्राम में है तो 75 को डिवाइड किससे कर दोगे 1000 से, वो ऊपर चला जाएगा। ये भी गिवन, ये पूछ रहा है, सॉरी ये पूछ रहा है, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन। ये क्या है कि मैं 75 ग्राम बेंजीन में कितना कंपाउंड मिलाऊं उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले इतना था, इतना हो गया, मतलब पहले फ्रीजिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस था, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना डिफरेंस आया 4 का। तो पूरे डेल्टा टी एफ की जगह आप क्या रखते हो 4, क्योंकि यहाँ क्या रखोगे 5 और यहाँ क्या रखोगे 1, 4 आ जाएगा ना। एक है कि मुझे ये नहीं बताना कि पहले कितना था अब कितना हुआ, डायरेक्ट कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया। तो ये 0.48 ना ये है ना ये है, ये पूरी की वैल्यू होती है डेल्टा टी एफ की। तो यहाँ आपको पूरे की जगह 0.48 रख देना है ना। ये वर्ड आता है लोअर, इतना कम करने के लिए। अगर वो पहले कहता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले कितना था अब इतना हो गया, तब इन दोनों की अलग अलग वैल्यू रखता। लेकिन उसने कहा कि मैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम करना चाहता हूँ, तो ये डेल्टा टी एफ डायरेक्ट है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आपका, द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर आर डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एंड नॉट बाय मेजरिंग अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ भी एम लिखा हुआ है, यहाँ भी एम लिखा हुआ है, यहाँ भी एम लिखा हुआ है। मैं सबकी वैल्यू रख दूँ, एम की ना रखूँ तब आंसर आ जाएगा। सबकी वैल्यू रख दूँ, एम को ना रख दूँ, एम को ना रखूँ, एम की वैल्यू आ जाएगी। सबकी वैल्यू रख दूँ, एम की ना रखूँ, एम की वैल्यू निकाल दूंगा। लेकिन हम इन 4 के 4 मेथड में मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मोलर मास निकालने के लिए। 2 वजह बताओ। एक एक तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। दूसरा, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन के केस में जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर कैलकुलेशन करते हैं तो मोलर मास तब भी उससे डिस्टर्ब नहीं होता। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर मोलर मास की डिटर्मिनेशन में डाइल्यूशन कंसंट्रेशन कोई ख़ास अफेक्ट नहीं रखते। और दूसरा, हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जब हम मोलर मास निकालते हैं वो एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है। इनमें गड़बड़ है, सॉरी इनमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ नहीं आती। एग्जैक्ट वैल्यू देता है और इसके थ्रू जब हम मोलर मास निकालते हैं वो डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। 33, डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। लो जी, ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन आ गया। डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated। इसमें जो वर्ड आया ना डिसोशिएटेड, डिसोसिएशन, बस इसने मेरा दिमाग खोल दिया। आपको यहाँ अलर्ट रहना पड़ेगा जब कभी भी इस तरह का वर्ड एसोसिएशन डिसोसिएशन आ जाए। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो आपको इसमें यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई से। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि K2SO4 का अमाउंट कितना, मुझसे पूछ क्या रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, यही तो पूछ रहा है। लेकिन जो वर्ड आया इसने मुझसे आई से मल्टीप्लाई कराई, लेकिन इसके पीछे एक राज है। K2SO4 को बोल रहा है कि K2SO4 कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। तो भाइयों देखो कितना आसान तरीका। K2SO4 जब टूटता है तो ऐसे टूटता है, K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 1 2 3, ये टोटल आई की वैल्यू होती है। अगर कोई सब्सटेंस या एग्जामिनर आपके लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा है कंप्लीटली डिसोशिएट, तो उसको डिसोशिएट करो, जितने पार्टिकल आपको मिल रहे हैं वो सारी उसकी आई की वैल्यू हो जाती है। तो K2SO4 जब डाला गया तो उसको उसने कितने पार्टिकल दिए, 1 2 3, आई की वैल्यू 3 है यहाँ पर, यानी उसने यहाँ छुपा रखी थी। ये बात टीचर ही बच्चों को बताता है और आपको मैंने बता दी। तो यहाँ 3 रखना है, यहाँ 25 mg रखना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना। मोलर मास K2SO4 का आप निकाल लेना। जैसे आपको मालूम है कि K2 एक पोटेशियम का कितना होता है 39 का डबल 39 इंटू 2, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 64। ये टोटल मोलर मास आपको यहाँ रखना है। कितना लीटर सोल्यूशन है 2 लीटर,
आर की वैल्यू फिक्स होती है 8.31 और टेम्परेचर कितना दिया उसने 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आप 273 ऐड करने के बाद इसको बना लोगे 298। वैसे तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये कम्प्लीटली डिसोशिएटेड एसोशिएट, ये दिमाग ख़राब करते हैं बच्चे, आई लगाना भूल जाते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। एक क्वेश्चन फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर पर है। At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in 1 liter of its solution has an osmotic pressure of this. ठीक, if the osmotic pressure of solution is 1.56 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? देखो भैया, फॉर्मूला तो यही यूज़ होगा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। पाई इज इक्वल टू, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलैरिटी। तो इसको नीचे ले आओ, पाई अपॉन एम फर्स्ट टाइम लिख दिया, पाई अपॉन एम सेकेंड टाइम लिख दिया, 1 1 2 2 इज इक्वल टू, तो 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जो 1 लीटर सोल्यूशन में है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 4.96। इसकी वैल्यू दे दी उसने 4.9, कितनी 8, सॉरी 4.98, पाई 1 की वैल्यू। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज पाई 2 कितना दे रहा है? 1.52। तो एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, मुझसे M2 पूछ रहा है। यार ये भी पता है क्वेश्चन में, ये भी पता है, ये नहीं पता, ये कैसे पता लगाऊं? मोलैरिटी इज इक्वल टू W/M/V, यहाँ जो रखा हुआ है ये वाला। तो W कितना है? 36 ग्राम, W रख दूं, और 1 लीटर इसकी जगह रख दूं, और ग्लूकोज का कितना होता है? 180। तो यहाँ आप क्या रखोगे? यहाँ रख देना 36, 180, 1 लीटर, जो भी आपका आएगा वो M यहाँ रख देना। तो पाई 1 पता है, M1 आपने निकाल लिया, पाई 2 पता है, M2 निकालना है। कंसंट्रेशन ही तो पूछ रहा था वो। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कैसे निकालूँ इसको? क्या है ये? एब नॉर्मल मोलर मास। देखो भाई, साफ सी बात एक ही बताऊंगा, जब कभी भी एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस होता है तो उसमें मोलर मास जब भी आता है वो नॉर्मल नहीं आता। मोलर मास obtained in the case of association dissociation is known as abnormal molar mass। ठीक, और वांट ऑफ फैक्टर को मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, या आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मैंने 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, कहाँ में? 200 ग्राम वाटर में। तो जब मैंने डाल दिया, इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ दिस। ये आपका जब वेपर प्रेशर है, जब आपने सोल्यूट मिला दिया, यानी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये। अब उस पर आ रहे क्वेश्चन वेपर प्रेशर पर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास पूछ रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया हुआ है? इतने टेम्परेचर पर 32 mm ऑफ Hg। आप अब फॉर्मूला जो यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। देखो भाई, इसका एक तरीका है, ऊपर हमेशा सोल्यूट के मोल रखे जाते हैं, नीचे टोटल सोल्यूशन के मोल रखे जाते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ देखो, मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ऊपर ये रखा हुआ है N2, N क्या होता है? W/M। मुझे W तो दे रहा है वो 10 ग्राम, लेकिन मोलर मास पूछ रहा है। तो जब मुझे M नहीं पता, मैं ये भी तो नहीं जान पाऊंगा, यानी N2 पूरा ही अगर मैं फाइंड कर लूँ तो शायद मैं M की वैल्यू निकाल दूँ। तो N2 निकालना है मुझे, और N2 निकालना है तो फिर ये भी तो निकालना होगा ना N2। इस कंडीशन में जब आपको ये चीज़ फाइंड करनी हो तो आप इसको नेगलेक्ट कर देना। आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, N2 है सोल्यूट का और N1 है सॉल्वेंट का। आप इसको और इसको कैसे लिखोगे? W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन M1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या निकल कर आ रहा है? ये निकल कर आ रहा है W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये सोल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का। अब इसको पढ़ते रहो और देखते रहो कहाँ की क्या चीज़ रखनी है। 10 ग्राम आप कहाँ रखोगे? यहाँ आप 10 ग्राम रख देना। उसके बाद 200 ग्राम वाटर में डाला है, तो आप यहाँ क्या रख दोगे? 200 ग्राम वाटर।
M1 वाटर का कितना होता है 18, सब बच्चों को पता है, ठीक है। M2 मुझसे पूछ रहा है इट हैज़ अ वेपर प्रेशर, ये इट हैज़ मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है कितना, पी एस की वैल्यू कितनी दे दी उसने 31.84, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दिया 32, ये इसका 32 है, ये भी 32 सोल्यूशन का दिया हुआ था। मुझसे क्वेश्चन किसका कर रहा था, वो M2 का मोलर मास ही तो पूछ रहा था मुझसे वो, ठीक है। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपको ये चीज़ फाइंड करनी है तो उसको नेगलेक्ट कर देना, आपका आंसर आ गया। 15 ग्राम ऑफ अननोन मोलिकुलर मटेरियल इज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग सोल्यूशन फ्रीजेज एट, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मटेरियल, भैया ये वर्ड जो है ना फ्रीजिज, सीधा सा कौन सा फॉर्मूला यूज कराएगा आपसे, ये वाला। भाई जब भी आपसे ये क्वेश्चन ये इस तरह के वर्ड सुने आप लोग देखे तो मिनट से पहले आप फॉर्मूला खोल लो, ये नहीं फॉर्मूला लिख लेना अपने उसमें नोटबुक में। तो 15 ग्राम ऑफ अननोन, 15 कितने वाटर में डाला 450, बट ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देना, वो ऊपर चला जाएगा। द रिजल्टिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है इतने पर, ये दिया आपको कितना -0.34, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना था आपका 0 डिग्री, क्योंकि वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। के एफ की वैल्यू आपको गिवन है, पूछ क्या रहा था मोलर मास, एम निकाल लेना, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, डब्ल्यू पूछ रहा है, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले लोअर वर्ड बताया था ना मैंने, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई, इसमें ये नहीं बता रहा वो पहले एसिटिक एसिड कितने पर फ्रीज हो रहा था, और वाइटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड डालने के बाद कितने पर फ्रीज हो रहा है, वो डायरेक्ट कह रहा है कि मैंने कुछ एस्कॉर्बिक एसिड डाल दिया 75 ग्राम एसिड ऑफ एसिटिक एसिड में, और उसने उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम कर दिया, तो मुझे बताओ उस मैंने एस्कॉर्बिक एसिड को कितना डाला। फिर से यही फॉर्मूला है, इसमें डेल्टा टी एफ डायरेक्ट दिया आपको 1.5 डिग्री सेल्स, डायरेक्ट इतना कम कर दिया, तो ये डायरेक्ट है। के एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, डब्ल्यू मुझसे पूछ रहा है कि कितना डालना है, एम उसका मोलर मास यहाँ दिया हुआ है, इसका फॉर्मूले को आप समझ गए ना, इस फॉर्मूले से इसका मोलर मास निकाल लेना, और ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको आपको 1000 से फिर से डिवाइड करना है। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पर है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिप्रेस्ड बाय, डायरेक्ट है वही कि इतना कम कर दिया। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, इस बार ये वर्ड आ गया एसोसिएशन, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एसोसिएशन के लिए आपको मैंने बताया था क्या यूज़ होता है, फॉर्मूले के अंदर आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, तो ये आपको अब फॉर्मूला ये यूज़ होगा। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में आप सुन लो, आई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एल्फा, एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में, और आई इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एल्फा बाई 2, ये एल्फा है परसेंटेज किसकी, एसोसिएशन की, और यही बन जाती है परसेंटेज डिसोसिएशन की। यानी आपसे अल्फ़ा पूछ रहा है, और अल्फ़ा जब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको आई ना पता हो। ये डिसोसिएशन का केस है, ये एसोसिएशन का, फिलहाल मेरा क्वेश्चन एसोसिएशन पे है तो मैं सिर्फ इसको यूज़ करूँगा, और इसके अंदर भी मुझे आई निकलते ही हाथ में मैं अल्फ़ा निकाल दूंगा। तो मैं आई कैसे निकालूँ, आई के लिए फॉर्मूला ये यूज़ होगा, है ना, यहाँ इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का मोलर मास इतना है, ये 5 ग्राम क्या दिया आपको 5 ग्राम, कितनी बेंजीन में डाला 35 ग्राम, ये आपको 35 रखना है, 1000 से डिवाइड कर देना है, और जिसको मैं डाल रहा हूँ सोल्यूट को यानी 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, उसका मोलर मास कितना है 122, उसको यहाँ रख देना। के एफ की वैल्यू ये दी गई है 4.9, ये 2.94 डायरेक्ट वैल्यू दी गई है डेल्टा टी एफ की। तो सब की वैल्यूज रखने के बाद आई को रखना, आई की वैल्यू यहाँ रख देना। अगर मुझसे ये कहता डिसोशिएट तब मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता। ये दोनों याद कर लेना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, थोड़ा सा दिमाग ख़राब कराएगा। अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इतना बॉइलिंग पॉइंट
कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग का डेटा दे रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन, ये बात बढ़िया करी कि उसने सोल्यूशन सेम रखा। तो जो आपका ये वाला मटेरियल है, देखो उसको थोड़ा सा देखो भाई, अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज़ अ बॉइलिंग, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये दे दिया, ये कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला, या 100 डिग्री सेल्सियस ना रखकर आप क्या करोगे, केल्विन में यूज़ करना पड़ेगा, तो 100 में क्या ऐड कर दोगे 273, ठीक। और ये रखा हुआ है, के बी आपको गिवन है, ये चीज़ पूरी की पूरी छोड़ दो, निकल जाएगी। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकल जाएगी। अब उसने कहा कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये वाला डेटा ये एज इट इज़ इसके अंदर यूज़ होना है फ्रीजिंग पॉइंट पे। इसमें ये पूरी की पूरी वैल्यू आप ऊपर से निकाल चुके, के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये रखी है के एफ 1.86, डेल्टा टी एफ में टी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और टी एस आपसे पूछ रहा है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, समझ गए ना। तो ये आपको पहले ही पता है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगी। क्लियर। फिर से फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl विच मस्ट बी एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय, पहले कितना फ्रीजिंग पॉइंट था नहीं बताया, कितना फ्रीजिंग पॉइंट हो गया मिलाने के बाद नहीं बताया, उसने कहा कि इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया, यानी 2 केल्विन। ये डायरेक्ट आपको डेल्टा TF की वैल्यू दी गई है, तो आप क्या लिखोगे, फिर से वही, कितना KCl डालना है, W पूछ रहा है, KCl का M यहाँ रख देना, कितने वाटर में डाला है 1 kg, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया, डेल्टा TF पूछ रहा है, सॉरी डेल्टा TF 2 केल्विन दिया, ये क्वेश्चन में गिवन, W पूछ रहा है, मोलर मास आप खुद निकाल दोगे, और कैपिटल W कितने वाट, ये तो 1 kg एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4, ये 4 ग्राम लिया और इसको डिजोल्व कर दिया कहाँ में 100 ग्राम वाटर में, फिर कंडीशन लगा दी, एज्यूमिंग MgSO4 अंडरगोज कंप्लीट एसोसिएट आयनाइजेशन। मेरे भाई जब वर्ड आ जाए ना कंप्लीट आयनाइजेशन, क्या करना पड़े, यहाँ से आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 4 ग्राम MgSO4, ये 4 ग्राम दे दिया, MgSO4 का मोलर मास यहाँ रखना है, कितने पानी में मिला रहा हूँ 100 ग्राम, बट मुझे आप चाहिए केजी, तो 1000 से डिवाइड कर देना। आई कैसे के भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आई की वैल्यू कैसे निकालूं, जब उसने कहा था ना कंप्लीट आयनाइजेशन, तो मेरे भाई MgSO4 ऐसे टूटता है, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी टाइम हो गया आपको वीडियो देखते हुए और मुझे बनाते हुए, आई की वैल्यू होती है जितने आयंस आपको मिल रहे हैं, 1 2, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ आई की वैल्यू क्या रखोगे 2, ठीक है। TS बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, यानी मुझसे पूरा TS पूछ रहा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ाते बढ़ाते बूढ़ा हो जाऊंगा, 100 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया, आप निकाल दोगे TS। क्वेश्चन आया 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड जो कि डिजोल्व कर दिया गया है 49 ग्राम ऑफ बेंजीन में। उसने कहा कि जब हमने इसको इसमें डिजोल्व कर दिया तो उसने ये दिखाया शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये डायरेक्ट डेल्टा TF की वैल्यू है। कैलकुलेट वॉन ऑफ फैक्टर, आई की वैल्यू निकालो एंड प्रिडिक्ट नेचर ऑफ सोल्यूट, एसोशिएट हो रहा है या डिसोशिएट। देखो मेरे भाई, आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए डिसोशिएट, 1 से कम आ जाए एसोशिएट, एक ही आ जाए, ना एसोशिएट हो रहा है ना डिसोशिएट हो रहा है, तो आई की वैल्यू कैसे निकालूंगा। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसमें फिर से मैं क्या लिखूंगा, आई, तो डेल्टा TF आपको डायरेक्ट दे रखा है ये, क्योंकि उसने कहा कि जब आपने इसको इसमें डाला तो उसने उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम कर दिया, ये आपका डेल्टा TF डायरेक्ट है, KF क्वेश्चन में गिवन है, W 3.9, M उसका मोलर मास बेंजोइक एसिड का उसने दिया है कितना 122, तो यहाँ 122 रखना है, कितने वाटर में डाल रहे हो, सॉरी कितनी बेंजीन में डाल रहे हो 49 ग्राम, तो आप W की जगह क्या रख दोगे 49 और डिवाइडेड बाई
1000। सब कुछ गिवन है, आई की वैल्यू आप निकालोगे और आई की वैल्यू एक से ज़्यादा या कम आ गई तो आप उसको बता दोगे एसोशिएट हुआ, डिसोशिएट हुआ। एक से ज़्यादा डिसोशिएट, एक से कम एसोशिएट, और एक ही आ रही हो, ना एसोशिएट ना डिसोशिएट। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको अलविदा बोल दूंगा। 0.01 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ AlCl3। m का मतलब होता है मोलल, जिसकी मोलैलिटी इतनी हो। तो इतनी मोलल वाला कोई सोल्यूशन है मेरे पास, पानी के अंदर घुला हुआ है, और क्या घोल रखा है मैंने, AlCl3। यानी AlCl3 की जो मोलैलिटी मिली वाटर में वो इतनी थी, और मैंने जब उसको घोल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, -0.068 डिग्री सेल्सियस। पूरे सोल्यूशन का पूरे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है ये, जब मैंने AlCl3 डाल दिया। तो एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी इतनी है, और सोल्यूशन किसका है, AlCl3 का, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एसोसिएशन डिसोसिएशन की जब भी परसेंटेज पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या लिखना है, आई 1+α डिसोसिएशन के केस में, आई इज इक्वल टू 1-α/2 एसोसिएशन। बट अफसोस आज मेरे पास क्वेश्चन है डिसोसिएशन, इसको छोड़ दो, इसको यूज़ करो। परसेंटेज यही होती है अल्फ़ा, यही एसोसिएशन की परसेंटेज है, यही डिसोसिएशन की। यार अल्फ़ा तो मैं निकाल लूँ, आई कैसे निकालूँ? क्वेश्चन किस पर आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पे। फिर से मैं फॉर्मूला यही यूज़ करूँगा। तो डेल्टा TF T-TS, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इतना। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। आई मुझे मालूम नहीं, KF क्वेश्चन में गिवन है, और इस पूरे की जगह जो कि मोलैलिटी बता रहा है ये डायरेक्ट है 0.01, इस पूरे की जगह रख देना, क्योंकि m का मतलब है मोलैलिटी। तो इसमें अलग अलग वैल्यू न, ये आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि वो इसकी अलग अलग वैल्यू दे रहा है या ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो आप निकालोगे फटाक दे से कहाँ रख दोगे, यहाँ पर, है ना, और वो हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, वो अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1। आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब मैं आपसे विदाई चाहूँगा, मैं थक चुका हूँ। बस गुजारिश यही है कि आप जैसे लोग जो हैं, जो टॉपिक को समझने में थोड़ी मुश्किल फेस करते हो, ऐसे बच्चों को ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ, ठीक है ना। वैसे तो मैं पूरी मेहनत करता हूँ ताकि बच्चों तक नॉलेज पहुँचे। बाकी आप लोग इसको, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और बच्चों तक पहुँचाओ जो बेचारे ट्यूशन नहीं लगा पाते। मैं ये वीडियो के लास्ट में ज़रूर बोलता हूँ, ठीक है। थैंक यू।